एस ब्लॉक की जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें से लास्ट पॉइंट पर हमने कुछ रिएक्शन करने के जो तरीके हैं उनके बारे में देखा। कहा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, कहा ऑक्साइड बनेंगे। डिफरेंट टाइप बनाए थे, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। कहा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो नाइट्राइड बनेंगे। कोई नाइट्राइड बनाता है फर्स्ट ए में लिथियम और बाकी नहीं बना पाते, सेकेंड ए में बन जाते हैं। इनका हाइड्रोलाइसिस करते थे तो कहा अमोनिया गैस मिल जाती है। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो हाइड्राइड बना, हेलोजन के साथ कंबाइन किया तो हेलाइड बना। तो ये वो कंपाउंड है जिनको हम रिएक्शन करके बना पा रहे थे। उन्हीं प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम यहां पर दिया गया है, लिक्विड अमोनिया के अंदर सोल्यूबल होने की टेंडेंसी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पॉइंट से कि एल्कली मेटल्स जब लिक्विड अमोनिया के अंदर जाती हैं, या एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी बात करें तो क्या क्या चेंज आता है। तो जैसे ही इन मेटल्स को हम अमोनिया के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपीयर होता है और उससे इनकी पहचान होती है कि हाँ ये अमोनिया के अंदर घुल चुके हैं। क्या क्या कहा गया, ये जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं लो आईपी की वजह से लिक्विड अमोनिया में घुलते हैं और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। पर हाँ वो एलिमेंट जो फ्लेम टेस्ट नहीं दे पा रहे थे वो यहां पर भी छूटेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनका साइज छोटा है, आईपी ज्यादा है, इनके सोल्यूबल होने की टेंडेंसी नहीं रहती उसके अंदर, तो ये इस तरह का कलर नहीं दिखा रहे हैं। बाकियों के लिए ये टेंडेंसी होती है। ये मेटल्स जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम को अगर मैंने लिक्विड अमोनिया में डाला तो ये वाला चेंज आया निकलकर। क्या क्या चेंज हुआ होगा चेक करो। अगर मैं बात कर रहा हूं Na की, तो सोडियम का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन निकालने का। Na से कन्वर्ट होगा Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया। चेक करो, Na से Na प्लस बना, Na से Na प्लस बना मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और जब खुद का होता है ऑक्सीडेशन तो वो दूसरे का करता है रिडक्शन। ये सॉल्यूशन रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा होगा। दूसरी बात, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नेचर बनता है पैरामैग्नेटिक, और ये पैरा है और ये कलर्ड होते हैं। कौन से कलर का सॉल्यूशन निकल कर आता है इसके अंदर, ब्लू कलर का। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, फ्री आयन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट होगा, और जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है, तो सॉल्यूशन कंडक्टिंग टाइप का होगा। तो ये सारी टेंडेंसीज इसके अंदर आने लगेंगी। क्या हुआ होगा देखो, जब Na से Na प्लस बना और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो कुछ अमोनिया ऐसे थे जो इस केटायन को घेरने गए और कुछ अमोनिया ऐसे थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को सराउंड किया। कैसे हुआ चेक करते हैं। Na जो था उसके ऊपर चार्ज है +1, ये रहा सोडियम और इसके ऊपर हमने चार्ज लगा दिया प्लस। अब अमोनिया जब इसको सराउंड करेगा तो हम क्या कहेंगे, अमोनिया के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। चार्ज लगा के देखो, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से हम कहें तो कहेंगे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो आएगा नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव पोल। अब इसको सराउंड करते हैं, क्या होगा, अगर Na पे प्लस है तो अमोनिया का जो नेगेटिव वाला पोल है वो इसके चारों तरफ आएगा। कैसे आ रहा होगा चेक करो, अगर अमोनिया है तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो इसको चारों तरफ से घेरने लगेगा इस तरह से, क्योंकि हम कहते हैं जब भी आप जो है इस तरह से किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते थे तो प्रोसेस को नाम दिया जाता था हाइड्रेशन, और जो एनर्जी रिलीज होती थी उसका नाम होता था हाइड्रेशन एनर्जी। कुछ और होगा तो नाम बनता था सॉल्वेशन, और ये कहलाती थी सॉल्वेशन एनर्जी। तो इसका सॉल्वेशन हुआ है। अमोनिया के रेस्पेक्ट में कहोगे तो इसका अमोनिएशन हुआ है, और इस तरह से अमोनिया जो है वो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। Na प्लस के चारों तरफ से जो है अमोनिया के मोलिक्यूल इस तरह से उसको घेरे और उनकी वजह से यहाँ पर ये अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। इस केटायन को अमोनिया ने घेरा है इसीलिए सॉल्वेशन हुआ, तो इसको मैंने नाम दिया सॉल्वेटेड केटायन। या फिर अमोनिया ने घेरा है तो इसको अमोनिएशन कहें तो ये कहलाएगा अमोनिएटेड केटायन। अमोनिया से घिरा हुआ केटायन था। कैसे था, Na प्लस था, चारों तरफ अमोनिया आ गए, मान लिया वो अमोनिया का नंबर कितना है X। सोडियम पे चार्ज था +1, अमोनिया पे 0 था, पूरे डिब्बे के ऊपर चार्ज कितना लगा दिया +1। इसको मैंने नाम दिया अमोनिएटेड केटायन। दूसरा बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस के नजदीक प्लस आएगा। अमोनिया के अंदर से प्लस वाला पार्ट मतलब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन इसको सराउंड करने पहुंचेगा। कैसे हुआ, ये नाइट्रोजन था और ये जो हाइड्रोजन थे वो उसको चारों तरफ से घेर रहे थे।
अगर उसको मैंने नाम दिया था सॉल्वेटेड केटायन तो इसको मैं नाम दूंगा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने उसको नाम दिया था अमोनिएटेड केटायन तो फिर इसको मैं नाम दूंगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जो है ये अमोनिया ने इस इलेक्ट्रॉन को घेर लिया और ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था? नेगेटिव। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, अमोनिया पे जीरो है, पूरे के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। ये था सॉल्वेटेड केटायन तो ये है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। उसको नाम दिया था अमोनिएटेड केटायन तो इसका नाम होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सराउंड किया हुआ है। जैसे कि कुछ अमोनिया के ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि केटायन को सराउंड कर रहे हैं, मान लिया X है। कुछ अमोनिया ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रहे हैं, मान लिया Y है। दोनों जोड़ेंगे तो निकल कर आ गया X प्लस वाई, ये उस अमोनिया का नंबर हो गया। क्या कहा? X की जगह रखोगे 1 2 3 4 5 6 अमोनिया तो यहाँ है और 3 अमोनिया यहाँ है, कितने हो गए? 9। तो 6 + 3 9 अमोनिया हो गए। तो ये उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका था जो अपन ने इस इक्वेशन में लिखा है कि ये तो होते हैं सॉल्वेटेड केटायन और ये होता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और इसको नाम देते हैं अमोनिएटेड केटायन तो इसको नाम देते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला चेंज आता है जब इन मेटल्स को आप सॉल्यूशन में डालते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो इनका कलर आता है, जब आपने इनको अमोनिया में डाला तो कौन सा कलर अपीयर हुआ? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना। दूसरा, पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा बनेगा? पैरा। और हम जानते हैं पैरा वाले कंपाउंड कैसे होते हैं? कलर्ड। कौन सा कलर निकल कर आया था? ब्लू कलर इसका बना था। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग नेचर होगा। रिड्यूसिंग क्यों कहा? Na से Na+ बना है, Na से Na+ बना मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिनका खुद का होता है ऑक्सीडेशन वो दूसरे का करते हैं रिडक्शन। तो सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा नेचर शो करेगा? रिड्यूसिंग नेचर। इन सभी के लिए बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए तो अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था वो रेस्पॉन्सिबल था। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन और खुद का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, रिड्यूसिंग नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है तो कंपाउंड कैसा बनेगा? कलर्ड। ये सारे पॉइंट आए। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी आई है। अब कंडक्टिंग के लिए क्या होगा? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री आयन है तो इन चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से क्या शो करने लगेगा? कंडक्टिविटी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो चार्ज पार्टिकल अपना मूवमेंट दिखाता है और चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होने की वजह से सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी आने लगती है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन थे और अमोनिएटेड केटायन थे वो दोनों रेस्पॉन्सिबल थे फोर्थ वाले के लिए, मतलब कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो क्या क्या कहा गया? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है, सॉल्यूशन रिड्यूसिंग नेचर दिखाता है और ये कंडक्टिंग टाइप का होता है। ये सारे होते हैं जब आप इसको लिक्विड अमोनिया में घोल देते हो। और क्या चेंज होंगे? थोड़े टाइम तक रखे मतलब अगर स्टैंडिंग हो तो थोड़े टाइम के बाद ये कलर जो है फेड होने लगता है। कलर फेड क्यों हुआ? क्योंकि जो अमोनिया था अगर वो सॉल्यूशन में रखा था तो वो मेटल के साथ कंबाइन करता है और मेटल के साथ कंबाइन करके मेटल्स अपने अमाइड बनाने लगते हैं और उन अमाइड के बनने की वजह से वो जो कलर होता है वो गायब होने लगता है। तो उसी के लिए अपन ने क्या लिखा कि ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको रखेंगे, हीट करेंगे या इनकी प्रेजेंस होगी तो ब्लू कलर जो है वो फेड होने लगता है या डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। पूछ लेता है और क्या होगा तो कहेंगे बगल में हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, मेटल से अमोनिया के साथ कंबाइन हुए तो उन्होंने बनाया मेटल का अमाइड। सोडियम का अमाइड बना है जिसको आपने नाम दिया है सोडा अमाइड और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई है? हाइड्रोजन। अमाइड क्या होते हैं एक बार चेक करना। अगर हम बात करते हैं NH3 तो इसको तो नाम दिया जाता है अमोनिया। एक हाइड्रोजन हटा दो, NH2- इसका नाम है अमाइड, NH-2 का नाम है इमाइड और N-3 का नाम है नाइट्राइड। क्या क्या नाम बोला है जरा चेक करना। सबसे पहले वाले का नाम अमोनिया, दिस वन इज अमाइड, दिस वन इज इमाइड और ये वाला है नाइट्राइड। तो अगर ज़्यादा देर तक ये सॉल्यूशन रह जाता है तो उसकी वजह से मेटल्स अपने अमाइड बनाने लगते हैं। लिथियम की बात करें तो लिथियम बनाता है इमाइड क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज तो थोड़ी अलग चलती हैं। आप जानते हैं एनोमलस बिहेवियर होता है। लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के अलावा किसी दूसरे ग्रुप से ही मैच करती है क्योंकि उसमें एक रिलेशनशिप होती है जिसको हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज का तो वेरिएशन आएगा और बाकी सब जो है अमाइड बनाने लगेंगे। तो चेक करो, सोडियम पर आया +1, NH2 पर -1 और इसने कंबाइन करके सोडियम अपना अमाइड बना लेता है।
एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि जब ये बनते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप चेक कर सकते हो कौन सी गैस लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अगर आप मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो है ब्रोंज कलर अपीयर होने लगता है। क्यों होगा? क्योंकि जब मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मेटल्स जो है वो सरफेस पर आ जाएंगी और सरफेस पर आकर मेटल का क्लस्टर बन जाएगा। क्लस्टर मतलब समूह, एक ग्रुप ऑफ मेटल्स कलेक्ट हो जाएंगे ऊपर, और उनकी वजह से मेटल्स का कलर जो आने लगेगा वो कलर जो था पहले ब्लू हुआ था, बाद में फेड हो गया और आखिरी में जो होता है ब्रोंज कलर अपीयर होने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक क्लस्टर। क्योंकि मेटल जो है वो सरफेस पर आकर कलेक्ट हो जाती है और उनकी कंसंट्रेशन वहां जमा हो जाती है। तो क्या कहा गया देखो, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से कलर में, ब्रोंज। और इसका लॉजिक पूछे तो कहते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक क्लस्टर। तो धीरे धीरे मेटल्स अपने क्लस्टर बनाने लगेंगे, उनका कलेक्शन होने लगेगा सरफेस पर, और सरफेस पर कलेक्शन की वजह से ब्रोंज कलर आने लगेगा। तो क्या क्या हुआ, चेंज देखिएगा। सबसे पहले तो क्या कहा, जैसे ही इन मेटल्स को आप लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो कुछ अमोनिया तो केटायन को घेरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को सराउंड करेंगे। इसको नाम देते हैं अमोनिएटेड केटायन, तो इसका नाम है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है सॉल्वेटेड केटायन, तो इसका नाम है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है, पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा। पैरामैग्नेटिक है तो कलर दिखाएगा, कौन सा कलर आया था, ब्लू कलर। इसके अलावा कहा जाए इलेक्ट्रॉन निकला है, चार्ज बढ़ा है, Na से गया है Na+। चार्ज का बढ़ना मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का रिडक्शन। तो सॉल्यूशन कौन सा नेचर शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज आयन है, इनका मूवमेंट होगा और मूवमेंट शो करने की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है और कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन के आता है। ये उन सबके रेस्पॉन्सिबल रीजन थे। ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहा तो उसकी वजह से कलर फेड हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। और अगर आपने मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो सरफेस पर मेटल्स आकर कलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से कौन सा कलर अपीयर होने लगा, ब्रोंज कलर। ये सारे पॉइंट हुए, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक क्लस्टर हमने नाम दिया। एक और पॉइंट जो अमोनिया के साथ रिएक्शन के लिए बताया, क्या कहा, अब की बार आप ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ड्राई अमोनिया से कुछ नहीं हुआ, सेम वही प्रोसेस है। हम कहते थे कि बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो तो जब कंबाइन करेंगे तो वो अपना फॉर्मेशन कर रहे होंगे अमाइड, क्या फॉर्मूला, NH2-, पर जो लिथियम होगा वो बनाता है इमाइड, NH-2। चेक कर लो, वही चीज हुई है। लिथियम जब अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो लिथियम अपना इमाइड बनाता है, जबकि सोडियम ने कंबाइन करके बनाया है अमाइड। और साथ में कॉमन चीज है, कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, हाइड्रोजन। तो ये H2 रिलीज हो जाती है, बाकी सब अपने अमाइड बनाते हैं, बस लिथियम किसका फॉर्मेशन करता है, इमाइड का। तो ये था अमोनिया के अंदर सोल्यूबल होने की टेंडेंसी के बारे में। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगी, पैरामैग्नेटिक होगा, कंडक्टिंग होगा। थोड़ी देर बाद कलर फेड होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। और ज़्यादा कंसेंट्रेशन अगर मेटल्स की बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से कहा जाएगा कि मेटल एक क्लस्टर बनते हैं और ब्रोंज कलर आने लगता है। तो देखो जो पॉइंट आप पढ़कर आए क्या क्या हुए। सबसे पहले तो अपन ने बात की थी साइज के लिए, फिर अपन ने डिफाइन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम दिया फ्लेम टेस्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। रिएक्शन करने गए, कहा गया रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके अलावा कहा हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना लेते हैं, हेलोजन के साथ हैलाइड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेगा। एयर दो टाइप की बनाई गई, एक का नाम ड्राई एयर था, एक का नाम मॉइस्ट एयर था। अमोनिया के अंदर घोला तो अमोनिया के साथ बता दिया। तो ये सारे पॉइंट थे जो उनकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले हैं वो है उन एलिमेंट्स की जिनके कंपाउंड हमें एस ब्लॉक में पढ़ने होते हैं। दो एलिमेंट है जिनके कंपाउंड हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, एक तो है सोडियम के लिए और एक है कैल्शियम के लिए। पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात होगी सोडियम के लिए। क्या कहेंगे, देखो सोडियम के कंपाउंड जो बनकर आते हैं उसमें से पहला कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला नाम होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। अगला होता है Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। और अगला होता है NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। तो हम सोडियम के कंपाउंड डील करने वाले हैं। केमिस्ट्री ऑफ लाइटर एलिमेंट्स को हमने नाम दिया है, और जो सबसे पहला कंपाउंड मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ नाम दिया है सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक की हम बात करने वाले हैं, जिसको हम NaCl कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसको और भी नाम दिया जाता है कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये रॉक सॉल्ट कहलाता है, क्योंकि
पानी जब चट्टानों के ऊपर से निकलता है तो उनके जो मिनरल्स होते हैं वो इसके साथ कंबाइन हुए। नेक्स्ट वन, इसको नाम दिया जाता है सी सॉल्ट, क्योंकि इसको समुद्र में से निकाला जाता है। टेबल पे रखा मिलता है, टेबल सॉल्ट है। ये सब NaCl के नाम है। बनाने का तरीका देखो क्या होता है। जो समुद्र का पानी होता है सी वाटर, उसको समुद्र से निकालेंगे और समुद्र से निकालकर उसको कुछ गड्ढों में भरा जाएगा। वो जो गड्ढे होंगे उनके अंदर से पानी जो होगा वो तो इवोपरेट हो जाएगा और नीचे की तरफ जो मिक्सचर बच जाएगा उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं उसे? ब्राइन सॉल्यूशन। बाकी सारे जो पानी वगैरह हैं वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद जो बच के आता है उसको क्या नाम दिया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। काफ़ी सारे सॉल्ट हैं जिनका मिक्सचर होता है। क्या क्या सॉल्ट होते हैं? सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इन सब का जो मिक्सचर बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन के अंदर पूछ भी रखा है कि क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती, तो ध्यान रखें एक बार क्या क्या बोला। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब होते हैं। अब इन सबको हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करते हैं? इसमें पास की जाती है HCl गैस। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उसके अंदर से पास करेंगे तो क्लोराइड आयन कॉमन रहेगा। एक इफेक्ट होता है जिसको नाम देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है? KSP और Q डिफाइन होता है। KSP होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और Q होता है आयनिक प्रोडक्ट। अब इन KSP और Q की वजह से ऐसा होता है कि बाकी सारी चीजें तो सोल्यूबल होकर सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल जाती हैं और NaCl उसमें बचा रह जाता है। NaCl जो बचा रह गया उसके लिए हम कहेंगे कि उसका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा था, इसलिए वो तो उसमें बचा रह गया। बाकी जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा रखते थे वो सॉल्यूशन के साथ बाहर निकल गए। अब अगर NaCl बचा रह गया और अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो वो कहलाएगा प्योर। और अगर कहा जाए कि प्योर NaCl है तो उसका नेचर तो कैसा बोला गया है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला। तो प्योर NaCl है तब तो उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं होती। पर अगर उसके अंदर इंप्योरिटीज पाई जाए इस तरह की, ये जो बच गए थे CaCl2 और MgCl2, तो इनकी प्रेजेंस में ये कैसा बन जाता है? हाइग्रोस्कोपिक। हमारे घर पर जो नमक आता है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर बरसात हुई और बरसात के अंदर हम देखेंगे तो नमक के डिब्बे से नमक बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसमें सीलन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कैसा बन गया? हाइग्रोस्कोपिक। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड थे ये रेस्पॉन्सिबल थे जिनकी वजह से उसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर आई। और अगर ये ना होते तो इनकी एब्सेंस में अगर प्योर NaCl है तो उसका नेचर कैसा होता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। मतलब उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती। तो ये वाले पार्ट हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और ये जो इंप्योरिटीज हैं CaCl2 और MgCl2, इसको नाम दिया जाता है डीलिक्वेसेंट। डीलिक्वेसेंट का मतलब ये हुआ कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी स्टेट को चेंज करने लगेंगे। जो सॉलिड स्टेट में थे और मेल्ट होकर जो है लिक्विड की तरफ जाने लग गए, इस तरह से डीलिक्वेसेंट टाइप के होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखना, दे एब्जॉर्ब इजीली मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह की टेंडेंसी होती है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं, जैसे पियर्स हुआ, फियामा हुआ। इन साबुन को अगर मैं पैकेट से निकाल कर बाहर रख देता हूं तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद उनकी सरफेस के ऊपर पानी की बूंदें कलेक्ट हो जाती हैं। वो पानी की बूंदें कैसे आई? वो पानी की बूंदें किसी ने डाली नहीं, वो इन्वायरमेंट की जो मॉइस्चर थी उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया और अपनी सरफेस पर कलेक्ट कर लिया। और ये टेंडेंसी जो होती है, इस तरह की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये जो होते हैं ये डीलिक्वेसेंट टाइप के होते हैं और इन्हीं की वजह से जो नमक होता है, जो NaCl, वो हाइग्रोस्कोपिक बन जाता है। अदरवाइज जो प्योर NaCl था उसका नेचर होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। NaCl के काफ़ी सारे यूज़ हैं, आप जानते हैं। NaCl खाने के काम में आ सकता है। डेली लाइफ में हम नमक को काम में लेते ही हैं। ये प्रिजर्वेटिव है, चीज़ों को सड़ने से बचाएगा। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के फ्लक्चुएशन के लिए इसको काम में लिया जाता है। जनरल पर्पस है, डोमेस्टिक यूज़ में इसको काफ़ी काम में लिया जाता है। तो क्या क्या कहा? कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। बनाने का तरीका, जो सी वाटर था उसका इवोपरेशन किया और वहां से एक सॉल्यूशन निकाला। क्या नाम दिया था उस सॉल्यूशन को? ब्राइन सॉल्यूशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, वरना फिर तो आगे रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस का क्या क्या याद रख पाओगे? तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखें। इसमें से क्वेश्चन भी आ चुका। ब्राइन सॉल्यूशन किस किस का मिक्सचर होता है? तो आपने देखा सल्फेट,
कौन कौन सा? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन्हीं के मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। साफ करने के लिए कौन सी गैस पास करते हैं? HCl। एक इफेक्ट होता है जिसको क्या नाम दिया था? कॉमन आयन इफेक्ट। अगर प्योर NaCl है तब तो उसका नेचर है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आए तो उनकी वजह से इसका नेचर कैसा बन गया? हाइग्रोस्कोपिक। और ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, उनको क्या नाम दिया जाता है? डीलिक्वेसेंट। ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर है और इनको इसी फॉर्म में काम में लिया जाता है। तो ये पहला कंपाउंड था जिसको हमने क्या नाम दिया? NaCl। दिस वन इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन, अगले वाले पे चलते हैं। जो दूसरा नाम निकल कर आया है उसको नाम दिया है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? NaOH। साबुन बनाने के काम में हम इसको लेते हैं, ये NaOH है जिसको हम नाम देते हैं कॉस्टिक सोडा। दिस वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ के स्टेप्स हैं जो एक दो बार आए हैं एग्जाम में। क्या है देखो, इसको बनाने का जो एक तरीका होता है, एक सेल है जिसको नाम दिया जाता है कास्टनर केल्नर सेल। क्या नाम बोला गया? कास्टनर केल्नर सेल। जो ब्राइन सॉल्यूशन था वहां से आपने NaCl निकाला था, उस NaCl का जो ब्राइन सॉल्यूशन से निकल कर आया उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें दो चीजें बनेगी, केटायन बना है Na+ और एनायन बना है Cl-। इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, केटायन एनायन में टूट गया। केटायन जो है वो जाके कलेक्ट होंगे कैथोड पर और एनायन जो है वो जाके कलेक्ट होंगे एनोड पर। कैथोड जो होता है वो बना होता है मरकरी का और एनोड जो बना है वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। क्या क्या पॉइंट्स बोले गए? केटायन जाएंगे कैथोड पर और एनायन जाएंगे एनोड पर। कैथोड बना हुआ था मरकरी का और एनोड बना हुआ था ग्रेफाइट का। चलिए अब कैथोड पर क्या हुआ? Na+ कैथोड पर जाकर कलेक्ट हो गया। अगर Na+ कैथोड पर गया तो केटायन गए हैं Na+ से ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि +1 से ज्यादा +2 तो उस पर स्टेबल होगा नहीं। तो Na जो था वो +1 से Na में चला गया, +1 से 0 में गया, मतलब इसका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। मतलब आप देख सकते हैं कि कैथोड जो है एक ऐसी जगह है जहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन। अगर कैथोड पर हुआ है रिडक्शन तो फिर एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। चेक करो, एनोड पर Cl- Cl2 में गया, -1 से 0 में गया है, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ मतलब इसका खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो एनायन जाते हैं एनोड पर जहां पर होता है ऑक्सीडेशन, केटायन जाते हैं कैथोड पर जहां पर होता है रिडक्शन। अब क्या क्या चेंज हुआ? Na+ रिड्यूस होकर Na में कन्वर्ट हुआ था। ये जो कैथोड था ये बना हुआ था मरकरी का, सोडियम इस मरकरी के साथ कंबाइन करके बना रहा है NaHg, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम अमलगम। नाम सुना है आपने? मरकरी के साथ बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको नाम दिया जाता है अमलगम। जैसे AuHg नाम था गोल्ड अमलगम, NaHg नाम था सोडियम अमलगम। अमलगम हो तो उसके अंदर ध्यान रखें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, सोडियम पे भी 0 है और मरकरी पे भी 0 है। अमलगम रेडॉक्स में पढ़ा होगा आपने। डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो या फिर अमलगम हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाला होता है? 0, कोई चार्ज नहीं आया। ये जो था सोडियम अमलगम, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ मतलब पानी के साथ कंबाइन किया तो मेटल है, पानी के अंदर जाकर क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड। सोडियम ने पानी के साथ कंबाइन करके अपना हाइड्रोक्साइड बना दिया, दैट इज NaOH। मरकरी तो लेस रिएक्टिव की तरफ होता है, वो कंपाउंड के फॉर्म में स्टेबल नहीं रहा, वो Hg अलग हो गया और बगल में कौन सी गैस लिबरेट हो गई? हाइड्रोजन, H2 बनकर आया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर काम में लिया है। और एक सेल था जहां पर इस कंटेनर में इस रिएक्शन को परफॉर्म किया था और उस सेल को मैंने क्या नाम दिया था? कास्टनर केल्नर सेल। क्या क्या स्टेप हुए? NaOH था जिसको नाम दिया है आपने कॉस्टिक सोडा। ब्राइन सॉल्यूशन से निकलने वाले NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। केटायन जो था Na+ है, एनायन है Cl-। केटायन गए हैं कैथोड पर और एनायन गए हैं एनोड पर। कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। Na+ रिड्यूस होकर काई में कन्वर्ट हो गया? Na में। वो मरकरी का बना था, सोडियम मरकरी के साथ कंबाइन करके सोडियम अमलगम बना गया और अमलगम पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बना गया। Cl- एनायन थे वो एनोड पर गए, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और कौन सी गैस बन गई? Cl2 बन गई। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा गया? एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कौन कौन से गैसियस प्रोडक्ट हैं जो इस प्रोसेस में मिले हैं। आपको दिख रहा होगा 2 गैसियस प्रोडक्ट बनकर आए थे। कैथोड पर तो बनी है हाइड्रोजन गैस और जो एनोड है वहां पर बना है क्लोरीन गैस। तो 2 गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। ये दोनों फ्री हो गए। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ।
एक बार पूछा था कि कैथोड और एनोड पर जो रेस्पेक्टिव प्रोसेस हुए हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं, क्या कहोगे? कैथोड पर होता है रिडक्शन वाला प्रोसेस और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन वाला, क्योंकि कैथोड पर केटायन आते हैं वो रिड्यूस होंगे और एनोड पर एनायन आते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो एक जगह रिडक्शन और एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये NaOH के लिए था। इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो आप ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर बाई प्रोडक्ट क्या क्या बन के आते हैं? अभी अभी आपने कहा था कौन कौन से गैसियस प्रोडक्ट इस प्रोसेस के अंदर मिले थे, जरा चेक करो। एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। केटायन कैथोड पर गए थे जहां हाइड्रोजन मिला था, एनायन एनोड पर गए थे जहां पर क्लोरीन गैस मिली थी। आंसर हो गया H2 एंड Cl2, ये गैसियस प्रोडक्ट मिले थे जिनको हम बाई प्रोडक्ट के नाम से जान रहे हैं। नेक्स्ट वन चेक करें। NaOH की प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी गई। NaOH की प्रॉपर्टीज में कहें तो सबसे पहले नाम दिया है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है NaOH और कौन से कलर का है? व्हाइट। डीलिक्वेसेंट टाइप का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आप देख सकते हो NaOH है और पानी के साथ जब कंबाइन करेगा तो पानी का OH और इसका OH दोनों आपस में कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीलिक्वेसेंट टाइप की इसमें टेंडेंसी है क्योंकि मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों कर रहा होगा अट्रैक्ट? क्योंकि पानी जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो पानी इसके साथ जुड़ के कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए टेंडेंसी आ गई। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, आप जानते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। अगर ये खुद बेस है तो फिर नॉन मेटल्स या उनके ऑक्साइड्स के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। चेक करो, NaOH की बात करें तो ये बेस था, CO2 का नेचर कैसा था? एसिडिक। दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने पर कंपाउंड बन गया Na2CO3, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट। क्या हुआ होगा ये? याद करें आपने एयर के साथ रिएक्शन करना सीखा है, क्या कहते हो? एयर के अंदर नाम देते हैं दो टाइप, एक का नाम होता है ड्राई एयर और एक का नाम होता है मॉइस्ट एयर। जब हम बात करते हैं ड्राई एयर की मिलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब हम बात करते हैं मॉइस्ट एयर की मिलता है ऑक्सीजन H2O एंड CO2। ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है ऑक्साइड, पानी के साथ बनता है हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ कंबाइन करते हैं तो कार्बोनेट। सोडियम ने ऑक्साइड बनाया होगा, पानी के साथ बनाया होगा हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोनेट। तो इस कार्बोनेट को हमने क्या नाम दिया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखो, NaOH बेस है, SiO2 सिलिकन है, एसिडिक कंपाउंड है, कंबाइन करके बना दिया Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट बन गया। बोरोन है, नॉन मेटल का कंपाउंड था, कंबाइन किया H3BO3, दिस वन इज सोडियम बोरेट। ये रिएक्शन के तरीके हो गए, इस तरह के कंपाउंड बना सकता है। एक मिक्सचर होता है इन दोनों का, एक NaOH और एक साथ में होता है CaO और इस मिक्सचर को नाम देते हैं सोडा लाइम। क्या नाम दिया गया है? सोडा लाइम। चेक करो, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर सोडा भी प्रेजेंट है और लाइम भी प्रेजेंट है और दोनों का मिक्सचर होने की वजह से इसको क्या नाम देते हैं? सोडा लाइम। ये तो लाइम है जिसको आप नाम देते हो क्विक लाइम और ये है कॉस्टिक सोडा और इन दोनों का मिक्सचर होता है इसलिए क्या नाम देते हैं? सोडा लाइम। वो नाम भी दिया गया है। और देखिए क्या है ये काम में आता है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, NaOH। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जब आप बात करेंगे H2 के प्रिपरेशन की तो उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा कि NaOH को आप काम में ले सकते हो हाइड्रोजन बनाने के लिए। इसके अलावा आपको एस ब्लॉक में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जो कि NaOH के साथ हाइड्रोजन देगी और नहीं देगी? तो चेक करो क्या कहेंगे। NaOH का नेचर होता है बेसिक। अब अगर बेस है तो वो वाले एलिमेंट जिनका नेचर है एम्फोटेरिक, वो एम्फोटेरिक मेटल्स इसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन बना सकती हैं। कौन कौन होते हैं? आज, सब, बेसुरे, जन, सुनेंगे, प्रवचन, ये कुछ नाम थे जो एम्फोटेरिक होते हैं। चेक करो वही लिखे, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, टिन और लेड, ये सब एम्फोटेरिक एलिमेंट है। अगर ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है तो ये NaOH के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी। बेस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करें, एसिड वो होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करें। तो बेस वाला एसिड के साथ और एसिड वाला बेस के साथ। पर एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्शन कर जाते हैं और जब ये रिएक्शन करेंगे तो साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, H2 बनाने के काम में आते हैं। चेक करो क्या हुआ होगा। एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ एक्सिस पे कंबाइन होता है तो कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, दिस वन इज NaAlO2, नाम देते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम दिया गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
कैसे बनाया होगा, Na पर रहा है +1, एल्यूमिनियम पे है +3, +1 और +3 कितना हो गया +4, इधर +4 तो इधर -4, एक पे -2 तो दो पे -4 हो गया, ये बनकर आया। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो देखो क्या हुआ होगा, NaAlOH होल 4, कैसे जस्टिफाई होगा, Na पर कौन सा चार्ज आया +1, इधर आया +1 तो पूरे के ऊपर कितना आया -1, एक OH पे -1 तो 4 पे -4, इधर 4 पे -4 आया तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आया +3, जस्टिफाई करो, +3 और -4 -1 और इधर कितना आया +1, ये कंपाउंड बना था। तो ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है जिसको हम नाम देते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दिस वन इज NaAlO2, और बगल में कौन सी गैस लिबरेट हो जाती है H2, हाइड्रोजन बना दिया। कंबाइन कर करके दिखाएं तो देखो क्या कहें, फिर से देखो एक और एग्जांपल लिया जिंक का, जिंक जब इसके साथ कंबाइन होगा तो कंबाइन करके बनाएगा Na2ZnO2, कैसे बनाया होगा, सोडियम एक पे +1 है, दो पे +2 है, जिंक पे +2 है, टोटल हो गया +4 तो इधर आएगा -4, एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो पे कितना हो गया -4, ये -4 हो गया, ये कंपाउंड बनकर आया, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सब ऐसा ही काम कर रहे होंगे, कौन सब की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात करूँ आप रिएक्शन करवा रहे हो, दिस वन इज आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन, ये सारे एलिमेंट थे जो कि एम्फोटेरिक टाइप के हैं, इनकी रिएक्शन आपने करवा दी NaOH के साथ, मतलब क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एम्फोटेरिक टाइप का है सबके साथ कंबाइन करते हैं चलो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं चेक करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम जो बनाएगा कंपाउंड उसका नाम होगा NaAlO2, नाम हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बेरिलियम क्या बना रहा होगा, फॉर्मूला देखें, दिस वन इज Na2BeO2। नेक्स्ट वन जिंक जो बनाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला होगा, दिस वन इज Na2ZnO2। टिन जो बना रहा होगा, दिस वन इज Na2SnO2 भी लिख देता है, O3 भी लिख देता है, आपको अभी बता दूंगा मैं क्यों आया होगा दोनों। लेड की बात करें तो कंपाउंड जो बनेगा, दिस वन इज Na2, दिस वन इज PbO2। चार्ज जस्टिफाई करो, आप अपने आप समझ जाओगे क्या कहोगे पहले वाले में सोडियम पे चार्ज आया था +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज आया +3, टोटल हो गया +4 तो इधर कितना -4, एक पे -2 तो दो पे -4, एक सोडियम पे +1 तो दो पर आया +2, बेरिलियम पर आया +2, टोटल हो गया +4 तो इधर -4। जिंक पर आया +2, एक सोडियम पे +1 तो दो पर आया +2, टोटल हो गया +4 तो इधर कितना -4। टिन की बात करें, एक पर आया +1 तो दो पर आया +2, टिन पर आया +4, टोटल हो गया +6 तो इधर कितना -6। एक ऑक्सीजन पे -2 तो तीन पे कितना -6। नेक्स्ट वन सोडियम एक पे +1 आया तो दो पर हो गया +2, जो लेड है उसके ऊपर भी चार्ज आया +2, टोटल +4 तो इधर -4। एक इफेक्ट होता है जिसको नाम देते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। कार्बन फैमिली में ऊपर वालों पे +4 पर नीचे वाले पे +2, इसीलिए मैंने लेड पर +2 लगाया और टिन पर लगा दिया +4। तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि ये सब एम्फोटेरिक है और इनके अंदर बीच में पूछा जाए कौन सी गैस लिबरेट हुई तो सभी के अंदर कॉमन चीज है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये जो एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं ये हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में आते हैं जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है। पूछा जाता है ये रिएक्शन आपको मैं दिखा दूं कि क्या था, ये एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन है जो आपने यहाँ पर लिखी थी उसके लिए इधर आ रहा है, ये जिंक वाली रिएक्शन थी जो आपने यहाँ लिखी थी और बाकी ये जो अपन ने इंडिकेट किया है वो सारा है। क्या कहोगे, जिंक के साथ कंबाइन किया था तो कंपाउंड बन के आया था Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। एक पे +1 दो पे आया +2, जिंक पर आया +2, टोटल +4 तो इधर कितना -4 हो गया, ये था। फॉर्मूला बनाओगे तो क्या कहोगे Na2ZnOH होल 4, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक पे +1 दो पे +2 तो पूरे पर -2, ये देखिए पूरे पर -2 लगा है। एक OH पे -1 तो 4 पे -4 होगा तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +2, ये जिंक +2 वाला हो गया। तो ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। पूछता है इसके अंदर कि ये जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है ये कौन से पार्ट में है, केटाइनिक में है या आयनाइनिक में है। चेक करो, सोडियम तो +1 था पर एल्यूमिनियम जो था ये पूरा डिब्बे के ऊपर कौन सा चार्ज है -, मतलब ये एनाइनिक पार्ट के अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। सोडियम तो केटाइनिक पार्ट पर है पर जो जिंक जो है वो कौन से वाले पार्ट पर है, एनाइनिक। मतलब जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से वाले पार्ट में होते हैं, एनाइनिक पार्ट में। तो ये उनके बनने का तरीका समझाने के लिए था। तो एम्फोटेरिक एलिमेंट जो होते हैं वो इसके साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में आते हैं। तो क्या क्या कहा, देखो सबसे पहले तो दो कंपाउंड जो हमको बनाने थे, पहला कंपाउंड मैंने देखा NaCl, क्या नाम था, सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन बना था जिसको क्या नाम दिया, ब्राइन सॉल्यूशन। किस किस का मिक्सचर,
सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। साफ करने के लिए क्या डाला? HCl गैस, प्योरीफाई हो गया। प्योर है तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले प्रेजेंट है तो इनकी वजह से इसका नेचर कैसा बन जाता है? दिस वन इज हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कंपाउंड है जिनका नेचर कैसा बनकर आता है? डीलिक्वेसेंट टाइप का। नेक्स्ट वन, NaOH के बारे में बात करें, एक सेल बनाया था जिसको क्या नाम दिया था? कास्नर केल्नर सेल। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, केटायन गए थे कैथोड पर जहां पर हुआ था रिडक्शन, एनायन गए थे एनोड पर जहां पर हुआ था ऑक्सीडेशन। सोडियम मरकरी के साथ अमलगम बनाता है और अमलगम से साथ में पानी जब मिलाते हो तो NaOH बनकर आता है। यहाँ पर जो गैस बनती है वो होती है हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो गैस बनती है वो कौन सी होती है? क्लोरीन गैस होती है। बाकी इसके जनरल पॉइंट है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहे थे, और इसके अलावा अपन ने कहा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड वगैरह के साथ कंबाइन कर सकता है, और ये काम में आता है एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन दिखाने के लिए। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साथ में हाइड्रोजन देते हैं, और जो एम्फोटेरिक एलिमेंट होता है वो कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है? एनायनिक पार्ट में। तो उनके बनने का तरीका समझाने के लिए इसको हम काम में लेते हैं।